धातु एवं अधातु। ठीक है जी। इंग्लिश में इसे मेटल कहते हैं, इसे नॉन मेटल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप देख रहे हो जब आप ऑक्सीजन के बिना तो आप जी नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन एक क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है भाई तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही रहे हो। बाकी मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप रेल की पटरी पे देखते हो, रेल दौड़ता है, रेल एरोप्लेन देख रहे हो आप। ठीक है, आप एक तरह से देखा जाए ना, जितने भी सैनिक हथियार यूज करते हैं वो सभी मेटल के ही बने होते हैं। ठीक है भाई, आप बड़े बड़े परमाणु बम ले लो, यूरेनियम ले लो, ठीक है, सभी आप देख ही सकते हो अपने डेली लाइफ में। ऐसे तो गोल्ड सिल्वर है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, आभूषण के यूज किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी मेटल और नॉन मेटल हमारे डेली लाइफ के लिए कितना यूजफुल है। और अगर एक बात कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था जो है उसी मेटल और नॉन मेटल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है जी। जिस देश के पास जितनी ज़्यादा मेटल नॉन मेटल पाया जाएगा, मेटल की संख्या जितना ज़्यादा होगा वो उस देश उतना अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। ठीक है जी। अगर ये कहा नहीं जाए कि अगर किसी देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो मेटल ही है तो कोई बुरा नहीं है इस बात में। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना भाई, एलिमेंट आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तत्व की जो डिस्कवर है वो आपने 9th क्लास में थोड़ा देखा होगा, बाकी अगर होगा तो इसको भी बारे में हम देखेंगे। तत्व जो है भाई ना अभी तक 118 है, और उसी के गुणों को, इस तत्व के जो है गुणों के बेसिस पे, ठीक है जी, उसके प्रॉपर्टीज के बेस पे, गुणों के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है इसका। ठीक है, गुणों के आधार पे 3 भाग में बांट रखा है। पहला का नाम देते हैं धातु, ठीक है जी। दूसरा का नाम देते हैं अधातु, और तीसरा का नाम देते हैं उपधातु। ठीक है, और धातु का इंग्लिश होता है मेटोलाइट्स। जिसमें मेटल और नॉन मेटल का दोनों का ही प्रॉपर्टीज पाया जाए उसे हम उपधातु कहते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में। अगर मैं गलत ना बोलूँ तो आपने कंप्यूटर तो यूज करते ही होंगे, मोबाइल यूज करते हो भाई। ठीक है, जितने भी चिप बनते हैं वो सभी न सभी कहीं ना कहीं नॉन मेटोलाइट सॉरी उपधातु से ही बनते हैं। ठीक है, कांच यूज करते हो वो भी कहीं ना कहीं आपको उपधातु से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बातें नहीं करेंगे। आप कुछ धातु 9th क्लास में देखे होंगे, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटासियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे प्लेटिनियम हो, चाहे मरकरी हो। ये एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। उसके बारे में हम बातें करेंगे अच्छे तरीके से जब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये सब जो है कुछ धातु है जिनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि वो दिखता कैसा है, ठीक है भाई, वो किस चीज़ के साथ कैसा रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, वही चीज़ देखेंगे। अगर अधातु की बात किया जाए तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है जी, कार्बन हो गया, ये सब क्या है अपना जितने भी सारे अधातु है। अगर उपधातु के बारे में देखेंगे तो उपधातु क्या है भाई, आर्सेनिक है, ये उपधातु है। बोरोन हो गया, ये अधातु उपधातु है भाई। ठीक है, जैसे बोरोन के बाद अगर देखा जाए जर्मेनियम है, जर्मेनियम जिसका केमिकल नेम सिंबल जी होता है, ये भी क्या है, उपधातु है। तो ये एक सिलिकॉन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन जो है आज के डेट में, इसी के कारण कंप्यूटर के जितने भी चिप होते हैं ना, कंप्यूटर के चिप, ठीक है जी, इसी से बनाया जाता है कंप्यूटर चिप। ठीक है, ये सिलिकॉन से। तो देख रहे हो ये सब क्या है, और इसी के बारे में हम बातें करेंगे। तो चलिए पहला जो हम बात करते हैं वो क्या है, पहला इसकी भौतिक गुण, जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है भाई, और ऐसे ये डाल के, और ये धातु के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हेडिंग कर लेंगे और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगा धातु के, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे हम। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है जरा देखिए, तो जितने भी धातु है ना उसको थोड़ा उदाहरण से हम बताते हैं तो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक धातु है सोडियम, इसे सोडियम कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 11 है। दूसरा धातु लेता हूँ कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 है। तीसरा मैं मैग्नीशियम लेता हूँ जिसकी 12 है, और चौथा एल्युमिनियम लेता हूँ जिसके 13 है, ठीक है जी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा, 2 8 2 10 1 11। कैल्शियम की 2 8 10 8 18 2 20, ये तो 9th क्लास में ही अपने डिस्कशन कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा। 2 8 10 2 12 और 2 8 2 10 3 13। अब ये जो अंतिम के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिसे कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चाहे संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, किसी भी धातु में अगर देखोगे या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है जी। मतलब 1 2 3 ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है भाई। तो यही चीज़ मुझे बोलना था पहला में, कि जितने भी धातु के परमाणु होते हैं ना भाई, धातु के परमाणु परमाणु के अंतिम सॉरी भाई, अंतिम कक्ष में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना उसमें पार्टिसिपेट करता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है जी। तो यही इलेक्ट्रॉन के कारण कोई रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल है, ठीक है भाई। और यहीं तक नहीं रुकता है बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, यही इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है अपना धातु, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है जी। तो दूसरा ये भाई सेकंड जो है वो सेकंड क्या है, सेकंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिसे विद्युत धनात्मक हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जितने भी अपने धातु होते हैं ना भाई, वो सभी धातु के पास प्रवृत्ति है कि अब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग करता है, ठीक है जी। क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी धातु है उसके आउटरमोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और आपको ऑक्टेट थ्योरी पता है क्या होता है, कि 8 इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट जो है 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रखने की प्रवृत्ति रखता है, ताकि वो स्टेबल रह सके, ठीक है, स्थिर रह सके, ठीक है जी, जिसे हम ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं। वो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसी कारण जो भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मान लो किसी सोडियम है, अब सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए 11 है और कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 8 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो अपना ऑक्टेट थ्योरी जो है वो क्या बोल रहा है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए, स्थिर रहने के लिए। तो इसको 7 किसी से लेना पड़ेगा। तो 7 किसी से लेने के बजाय, क्योंकि किसी से 7 लेने में उतना बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा, इतना एनर्जी है नहीं, तो इससे बेहतर है कि एक अपना त्याग कर देगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, ठीक है जी, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, Na+ बना देता है, ठीक है जी, जिसे धनायन कहते हैं। तो जितने भी होते हैं धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने
की प्रवृत्ति रखता है। इसी को बोलते हैं हैज टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, कैल्शियम 20 है तो क्या होता है, अभी देखा था आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा, 2 8 2 10 8 18 2 20, 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम कितना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और कैल्शियम 2+ लिखो या कैल्शियम प्लस, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। इस तरह से मैग्नीशियम कितना 12, तो 2 8 2 10 2 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg++, ठीक है जी। अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम 13, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कैपेसिटी होता है Al, ठीक है। तो ये सभी क्या है, धनायन है, ये सभी क्या है, धनायन है, धनायन, ठीक है जी। तो पूछता है मेटल क्या होते हैं, धनायन होते हैं, धातु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है जी। तो ये भी हो गया अपना। चलिए अब मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट बात करता हूँ। थर्ड जो है मेलेबिलिटी है, भौतिक में, जैसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है मेलेबिलिटी, तो किसी भी धातु को आप क्या कर सकते हो, उसको पीटो, ठीक है ना, हैमर करो, और पीटने के बाद उसको पतले चादर के रूप में आप बना सकते हो बिना तोड़े हुए, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, ठीक है भाई। कैन बी हैमर्ड और या रोल्ड कर सकते हो इनटू थीन शीट विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, बिना तोड़े हुए, बिना ब्रेक किए हुए, ठीक है। जैसे बोलते हैं पतले चादर के रूप में बना सकते हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सोना, इसे सोना कहते हैं, ठीक है, और चांदी, ठीक है जी, ये जी, इन दोनों को सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा हम चादर बना सकते हैं पतला, सबसे ज्यादा पतला चादर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है यहीं पे मैं बता देता हूँ। चौथा है डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी, ठीक है भाई। डक्टिलिटी क्या होता है, जिसे हम तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, तन्यता कहते हैं। जिसे पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, पतले तार के रूप में, ड्रॉन इनटू थिन वायर। और लगभग आपको जान के हैरानी होगा कि 1 ग्राम गोल्ड में, ठीक है भाई, 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर, और 100 ग्राम सिल्वर में, ठीक जी, 200 मीटर पतला तार खींच सकते हैं, थिन वायर, ठीक है जी, खींचा जाता है। तो आप देख सकते हैं डक्टिलिटी क्या होता है, जिसको तार के रूप में बना सकते हैं, और मेलेबिलिटी क्या होता है, जिसको हम चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है जी। बाकी तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता ही चल गया होगा। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, फिर और देखते हैं। अगर देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, 5वां करके लिख दो, जिसे हम बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। अब ये क्या होता है, किसी भी धातु को हम कितना डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर सकते हैं या बॉयल कर सकते हैं, ठीक है जी, जैसे द्रवनांक और क्वथनांक भी कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा तो हमको अभी बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका है। ऐसे तो लगभग जितने भी धातु होते हैं वो सभी उच्च होते हैं, हाई होते हैं, सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होता है, उच्च होता है। देखा जाए किसका सबसे ज्यादा है, वो तो आपको पता चल गया हो, जितनी भी धातु, चाहे आयरन हो चाहे कॉपर हो, सबका क्या है, ज्यादा ही है, ठीक है, उच्च ही है, उच्च। लेकिन एक सीजियम है,
इसके सीजियम कहते हैं, सीजियम, ठीक है। ये जो एक धातु है, इसका जो क्वथनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है। और एक सोडियम है जिसका लगभग 98 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है भाई। सोडियम का कितना है, 98 डिग्री सेल्सियस। और एक पोटासियम जो है जिसका लगभग 65 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है जी। ये सीजियम इतना कम है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है भाई, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो आप समझ सकते हो, इसको हाथ में लेने के बाद ही पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे धातु है जिसका बहुत ही निम्न है, क्या है, बहुत ही कम है, निम्न है। अब 6 पॉइंट लिख लीजिए, 5 पॉइंट तक हमने देख लिया था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। छठा लिखिए, उष्मीय एवं विद्युत की चालकता, ठीक है, विद्युत की चालकता, कंडक्शन, कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी देखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जितने भी मेटल होते हैं भाई वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उससे होकर आप ऊष्मा और विद्युत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पास करवा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। एक अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक होता है, ठीक है जी। क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो जो भी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई, जो भी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसी कारण, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी कारण कोई भी क्या होते हैं, विद्युत या ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है जी, जो हमने धातु में पढ़ रखा था फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड में सॉरी, त्याग करने की प्रवृत्ति जो होता है। 7वां पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या रह गया, सोनरस, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं मेटालिक साउंड बोलते हैं, मेटालिक साउंड, जैसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि बोलते हैं, धातु की ध्वनि, धातुई ध्वनि, ठीक है जी। जितने भी धातु होते हैं वो सभी न सभी कहीं ना कहीं मेटालिक साउंड उत्पन्न करते हैं, एक सोनरस होते हैं, आवाज करता है। चाहे आप कॉपर ले लो, चाहे मेटल कोई भी एल्युमिनियम है, चाहे वो आयरन है, तो सभी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं, ठीक है जी। अब कुछ को छोड़ के मरकरी तो नहीं करेगा ना भाई, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। चलिए, मोस्टली की हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन अभी नहीं कर रहे हैं, मोस्टली कर रहे हैं। ज्यादातर जो धातु होते हैं, एक क्या होता है, मेटालिक लस्टर होता है, ठीक है। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस करना, शाइनी अपीयरेंस, मतलब जो भी धातु होते हैं ना वो अच्छा चमकीले होते हैं, ठीक है। देखेंगे आप गोल्ड को देखिए थोड़ा सा कितना चमकता है, कॉपर देखिए, आयरन देखिए, ठीक है, एल्युमिनियम देखिए, सभी कहीं ना कहीं, इस सभी में कहीं ना कहीं एक चमक होती है। उसके पीछे भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जो किसी जो प्रकाश को होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही उसी एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, हमको चमकीला दिखाई देता है। उसके बारे में हम अभी नहीं जाएंगे डीपली में, बस आप ये पकड़ लो कि मेटालिक लस्टर होता है, ठीक है। ये पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9वां जो है, अगर बात करें, मेटालिक लस्टर हो गया जो कि शाइनी अपीयरेंस करता है, और जितने भी मेटल होते हैं ना भाई वो सभी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं वो सभी ने कहीं कहीं क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मेटालिक डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, मेटालिक डेंसिटी की, तो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है, जितने भी धातु होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीकली, बहुत क्लोजली होते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी हो गया। अगर 10वां पॉइंट की मैं बात करूं, भौतिक अवस्था की मैं बात करूं, ठीक है जी, भौतिक अवस्था जिसे हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट। तो अप्रोच लगभग सारी धातुआं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ एक है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ठीक है, ये द्रव की अवस्था में पाया जाता है। और एक गैलियम भी है, मरकरी एंड गैलियम, ठीक है जी, ये भी द्रव की अवस्था